नो कमेंट्स। जॉन विल्सन के सामने मीडिया का हुजूम जैसे ही पहुंचा, सवालों की बौछार शुरू हो गई। रिपोर्टर्स एक एक करके तीखे सवाल दाग रहे थे। विल्सन सर, पायरेट किंग ने आपकी कंपनी का नाम सीधे तौर पर लिया है। क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये सच है कि आपके जहाजों को सुरक्षित पैसेज सिर्फ इसलिए मिलता था क्योंकि आपने पायरेट्स के साथ सौदेबाजी की थी? क्या विल्सन शिपिंग कंपनी की मोनोपोली स्थापित करने के लिए ये सब रचाया गया था? लेकिन जॉन विल्सन, जो हमेशा कॉन्फिडेंस से भरे जवाब देने के लिए मशहूर था, इस बार थोड़ा अनकंफर्टेबल दिख रहा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, नो कमेंट्स। और बस। रिपोर्टर्स ने फिर से कोशिश की। कुछ ने चिल्लाकर सवाल पूछने की कोशिश की तो कुछ ठीक उनके सामने पहुंच गए, मगर विल्सन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कैमरों की चमक और माइक की धक्कम धक्का के बीच वो अपनी टीम के साथ तेजी से निकल गए। मीडिया में हलचल मच गई थी। एक एंकर ने लाइव रिपोर्टिंग में कहा, यहाँ विल्सन का नो कमेंट्स कहना एक बड़ा बयान है। जिस वक्त जनता और उनके इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा जवाब चाहिए, उस वक्त उनका चुप रहना कई सवाल खड़े कर रहा है। विल्सन का ये पलायन अब मीडिया में बड़ी खबर बन चुका था और चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका था कि क्या वाकई विल्सन शिपिंग की मोनोपोली चलाता है, और पायरेट्स के साथ उसके लिंक का सच भी बाहर आ चुका था। इधर जांच एजेंसियां हरकत में आई, उधर विल्सन कंपनी के स्टॉक्स नीचे आने शुरू हो गए। वहीं दूसरी तरफ आज असली ट्रेडिंग हो रही थी। कल ध्रुव ने जितने पैसे गंवाए थे, उतने अभी तक निहाल शॉर्ट सेलिंग से ही निकाल चुका था। जल्दी ही विल्सन कंपनी के क्लाइंट्स भी अपनी इज्जत बचाने के लिए उससे दूरी बनाने लगे। दूसरी तरफ कई कंपनीज को आज असलियत पता चली थी। सभी ने विल्सन के ऊपर केस डालने शुरू कर दिए। आज का दिन अच्छा नहीं जा रहा था, न विल्सन के लिए, न ही अब्राहमोविच के लिए। आज का दिन दोनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक ओर जहां विल्सन के खिलाफ मीडिया का तूफान उमड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर अब्राहमोविच का साम्राज्य भी मुश्किलों में घिरता दिख रहा था। बहामास के हैंडलर की गिरफ्तारी ने अब्राहमोविच की नींव हिला दी थी। हैंडलर्स पर उसकी पकड़ ढीली पड़ चुकी थी और इसी के साथ उसका पैसों का मेन सोर्स भी अचानक बंद हो गया था। अब्राहमोविच, जो अफ्रीका से लेकर रूस तक अपने तंत्र को एक ही झटके में हिला सकता था, अब खुद घिरा हुआ महसूस कर रहा था। उसे पैसों की बेहद सख्त जरूरत थी, मगर बहामास से उसकी फंडिंग रुकी हुई थी। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इन हालात से बाहर निकलने के लिए उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसके बड़े बड़े नेटवर्क में अब उसे धोखे की गंध आ रही थी और हर छोटे से छोटा फंड ट्रांसफर उसे सस्पिशियस लगने लगा था। उधर बहामास का हैंडलर भी पूरी तरह समझ चुका था कि खेल अब खत्म हो चुका है। उसकी हालत ऐसी थी कि बाहर निकलते ही अब्राहमोविच के गुस्से का सामना करना पड़ सकता था। उसे अब पुलिस कस्टडी ही सबसे सुरक्षित जगह लग रही थी। अंदर रहकर वो जितने भी दिन बिता सकता था, बस वही उसके पास बचे थे। उसे ये भी समझ में आ गया था कि अगर अब्राहमोविच का पैसा न चुका पाया तो बाहर की दुनिया में उसकी जिंदगी किसी भी कीमत पर अब सुरक्षित नहीं है। ये हालत अब्राहमोविच और उसके साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका था। बहामास का हैंडलर इस खेल की कड़ी में एक ऐसा मोहरा था जिसकी गिरावट ने पूरे नेटवर्क को कमजोर कर दिया था। विल्सन की मोनोपोली और पायरेट्स की मिली भगत की खबर के बाद अब अब्राहमोविच पर आई ये मुसीबत आग का रूप ले रही थी। इस सारी उठापटक से दूर अफ्रीका के एक शहर में ध्रुव अफ्रीका के 15 सबसे गरीब देशों में नए शहरों की अनाउंसमेंट करने स्टेज पर पहुंच चुका था। आज का दिन केवल अफ्रीका ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। आज हम यहाँ एक नए युग की शुरुआत के साक्षी बन रहे हैं। एक ऐसा युग जहाँ हमारी नीतियाँ और हमारे शहर सिर्फ प्रॉस्पेरिटी ही नहीं बल्कि सेल्फ रिलायंस, इक्वालिटी और सम्मान का प्रतीक होंगे। अफ्रीका के 15 सबसे गरीब देशों में ये नए सेल्फ सस्टेनेबल शहर सिर्फ इमारतों और सड़कों का जमावड़ा नहीं होंगे बल्कि ये उन लाखों सपनों का प्रतीक होंगे जिन्हें पूरा करने का हर अफ्रीकी को हक है। ये सेल्फ सस्टेनेबल शहर अपने रिसोर्सेज से अपनी एनर्जी, अपना भोजन और रोजगार पैदा करेंगे। ध्रुव की इस पहली लाइन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इनमें पावर प्रोडक्शन, फूड डिपेंडेंसी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शहर के अंदर ही पैदा किए जाएंगे, जिससे हम किसी बाहरी मदद पर डिपेंड नहीं करेंगे। यह हर अफ्रीकी नागरिक के लिए गर्व की बात है। एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट हुई। मीडिया के कैमरे ध्रुव से हटकर तृप्ति की तरफ चले गए। तृप्ति ध्रुव की बातों को ध्यान से सुन रही थी और हर अनाउंसमेंट पर ताली बजा रही थी। ध्रुव ने आगे कहा, मैं सबसे पहले उन सभी वीर सैनिकों, पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने कल रात समुद्री लुटेरों के खिलाफ सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये हमारी सुरक्षा और एकता का एग्जाम्पल है। अफ्रीका अब किसी बाहरी खतरे से डरने की जरूरत नहीं रखता।
आने वाले वक्त में हम उन खतरनाक आर्म्स डीलर्स और नेक्सस को पूरी तरह खत्म करने के लिए तैयार हैं। वो लोग जो अफ्रीका को कमजोर बनाते आ रहे हैं, ये उनके लिए एक सबक है। इसके बाद ध्रुव ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, जो हमारे बीच डर और नफरत फैलाते हैं और हमारे रिसोर्सेज का शोषण करते हैं, आने वाले दिनों में हमारी एकता इन नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म कर देगी। हम उस दिन से दूर नहीं हैं जब इस महाद्वीप में शांति और सुरक्षा का माहौल हर जगह होगा। अफ्रीका को अब उन बाहरी शक्तियों से डरने की जरूरत नहीं है। हम खुद अपनी सुरक्षा के लिए काफी हैं और दुनिया को भी ये अच्छे से समझना होगा। आज यहाँ जो चेंजेस की शुरुआत हो रही है उसमें आपका साथ सबसे अहम होगा। ये शहर सिर्फ धातु, सीमेंट और पत्थरों से बने ढांचे नहीं होंगे। ये अफ्रीका के बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के सपनों का परिणाम होंगे। इसके बाद ध्रुव ने गिल कंपनीज की तरफ से की जाने वाली कई नई शुरुआतों के बारे में बताया। अंत में उसने कहा, मैं अपनी टीम का भी थैंक्स करना चाहता हूँ जो इस सपने को साकार करने के लिए दिन रात काम कर रही है। और अंत में मैं दुनिया भर के नेताओं से भी एक संदेश देना चाहता हूँ। अफ्रीका अब अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। अफ्रीका की नई सुबह हो चुकी है और ये सुबह सिर्फ यहाँ के लोगों की शक्ति और एकता से आई है। आइए हम सभी मिलकर इस नए सफर की शुरुआत करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा अफ्रीका बनाएं जिस पर पूरी दुनिया गर्व करे। धन्यवाद। ध्रुव का ये भाषण समाप्त होते ही पूरा मंच तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अफ्रीका के हर कोने में ये संदेश गूंज रहा था और लोग भविष्य की नई उम्मीद में झूम रहे थे। एक तरफ ध्रुव अफ्रीका की नई सुबह का जिक्र कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग एक अंधेरे कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। अच्छा है कि हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैंने देखा कि शिलुक तेजी से दौड़ता हुआ उस मैडम के पास गया तो उसके हाथों में बंधा बैंडेज नीचे गिर गया। मैं उसे ही देखता रहा। कुछ लोगों ने इसे उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। वहां से मैं आसानी से इसे ले आया। उसकी बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग मुस्कुरा दिए। एक ने फिर से उससे पूछा, तुमने अच्छे से देखा था ना? अगर शिलुक की बजाय किसी और का हुआ तो? जिस पर वो शख्स थोड़ा नाराज होकर बोला, तुम हमेशा मुझ पर ही शक क्यों करते रहते हो? और अगर किसी और का हुआ भी तो तुम क्यों इतना परेशान हो? तुम्हारा तो नहीं है ना? जिस पर पहला शख्स फिर से बोला, देखो, मोम्बासा का जादू अपने दुश्मन को नहीं छोड़ता है। अगर किसी बेगुनाह को चोट पहुंची तो अच्छा नहीं होगा। की खनक थी। उसने आगे कहा, तेरे खून से तेरी आत्मा और तू मेरे वश में होंगे। इतना कहकर उसने गुड़िया के पेट में एक छोटे से छेद में शिलुक के खून की कुछ बूंदें पानी में घोलकर डाल दी। उस खून और शिलुक का एक जुड़ाव अब गुड़िया में आ चुका था और इसमें एक मीडियम की तरह हेरी मोम्बासा अपनी ताकत को इस्तेमाल कर रहा था, जिससे उस वूडू डॉल में धीरे धीरे जान आती जा रही थी। उसने धीरे से एक काले धागे से गुड़िया के एक पैर को बांधते हुए अपने प्लान को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। हेरी मोम्बासा के लिए वूडू कोई अंधविश्वास नहीं था। ये उसके लिए एक प्राचीन गूढ़ विद्या थी, जिसके लिए माना जाता था कि किसी शख्स की आत्मा का एक अंश उसके खून, बाल या शरीर के किसी हिस्से में मौजूद रहता है। अगर शिलुक का खून गुड़िया में भरा जाए और कुछ तरीकों का इस्तेमाल कर उसे तैयार किया जाए तो उस गुड़िया को शिलुक से जोड़ा जा सकता है। हेरी मोम्बासा की आंखों में एक खौफनाक चमक थी। उसके पूरे शरीर में सीक्रेट एनर्जी बह रही थी, जैसे वो किसी इनविजिबल ताकत से जुड़ा हुआ हो। उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियों से गुड़िया को घुमाया और उसके सिर पर कुछ बुदबुदाते हुए उसे और ताकतवर बनाने की कोशिश की। मोम्बासा की आवाज काली रात के घने अंधेरे में गूंज रही थी। अब तेरा समय आ गया है। उसने अपने शब्दों को धीरे धीरे बोला, जैसे किसी को अपने जाल में फंसाने का प्लान बना रहा हो। उसके मन में एक अजीब सी खुशी थी। उसने गुड़िया के सिर के पास एक सुई रखी और कुछ बड़बड़ाते हुए उसके कंधे के पिछले हिस्से के अंदर उसे घुसेड़ा। जैसे ही सुई गुड़िया के शरीर में घुसी, पूरे कमरे में एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। इसके अलावा और कुछ नहीं बदला, लेकिन मोम्बासा जानता था कि उसके इस जादू का असर शुरू हो चुका है। गुड़िया के शरीर में सुई घुसते ही कमरे में टिमटिमाती रोशनी झपकने लगी। दीवारों के किनारों से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई भीतर से सांस ले रहा हो, जैसे कमरे में कोई और मौजूद हो। मोम्बासा ने अपनी आंखों को बंद किया और एक गहरी सांस ली और फिर से बुदबुदाया, तू अब मेरी गिरफ्त में है। उसकी आवाज में अब कोई रहस्यमय ताकत झलकने लगी थी। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। पूरा कमरा ठंडा पड़ गया, जैसे काली रात के साए ने पूरी जगह को घेर लिया हो। हेरी मोम्बासा की उंगलियों ने अब और तेजी से गुड़िया के शरीर को छुआ और जैसे ही उसने एक और सुई चुभोई, कमरे में अचानक बिजली कड़कने लगी। बाहर से हवाएं और तेज हो गई।
मोम्बासा के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई, क्योंकि अब वो जानता था कि उसका प्लान सही दिशा में जा रहा है और जिस शख्स का खून इस गुड़िया में समाया हुआ था वो अब उसके जाल में फंस चुका है। ये खौफनाक खेल था जिसमें गुड़िया और उस शख्स की आत्मा अब एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। जैसे उसने गुड़िया को अपनी पूरी ताकत से उठाया, कमरे की दीवारों से एक धीमी सी आवाज आने लगी, जैसे कोई चीख उभर रही हो। एक अजीब सी सनसनाहट महसूस हो रही थी। कमरे में एक तेज हवा का झोंका आया और गुड़िया के शरीर से हल्का सा धुआं छूटने लगा। अब शुरू होता है असली खेल, हेटी ने खुद से कहा। उसकी आवाज अब और गहरी हो गई थी। वो जानता था कि उसने एक खतरनाक सिस्टम बना लिया है। इस गुड़िया में छुपी हुई ताकत अब बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी। जब भी गुड़िया को कोई चोट पहुंचेगी वो दर्द उसी शख्स को महसूस होगा जिसका खून इस गुड़िया में था। हेटी मोम्बासा ने गुड़िया के हाथों को मरोड़ दिया। उसका कटा फटा चेहरा अब और भी खौफनाक लग रहा था। जैसे ही उसने उसे एक बार फिर अपनी बाहों में कस लिया, कमरे में एक दर्दनाक चीख गूंजी। ये चीख बाहर से नहीं बल्कि जैसे कहीं भीतर से आ रही हो। हेटी मोम्बासा का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में नफरत और दरिंदगी भरी हुई थी। उसने गुड़िया को एक बार फिर से छुआ और जैसी उसकी उंगलियां गुड़िया के सिर पर पहुंची, वो महसूस कर रहा था कि अब उसकी ताकत को रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। अब वो धीरे धीरे अपने दुश्मन को कमजोर कर उसे आसानी से खत्म कर सकता था। उसकी मुस्कान अब और भी गहरी हो गई थी। तभी अचानक मोम्बासा को महसूस हुआ जैसे गुड़िया कुछ रेजिस्ट कर रही हो। जैसे महसूस करते हुए वो गुस्से में बोला, मोम्बासा की पकड़ से आजाद होना इतना आसान नहीं है। अब तो मैं तुझे और भी ज्यादा तड़पा तड़पा कर मारूंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था जो सुनने वाले के दिल को दहला देता। इस खेल का अगला कदम बहुत खतरनाक था और अब वो पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार था। रात के सन्नाटे में तृप्ति अपने कमरे में हल्की रोशनी में बैठी हुई थी। वो दिन भर की थकान से आराम करने की कोशिश कर रही थी जब उसे अपनी पीठ पर अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी ने सुई चुभोई हो। उसने हल्के से दर्द की तरफ ध्यान दिया और पहले तो सोचा कि ये सिर्फ उसकी थकान का असर होगा, पर चुभन का दर्द उसे अनकंफर्टेबल कर रहा था। उसने पास में खड़े ध्रुव से कहा, ध्रुव सुनो, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे किसी ने मेरी पीठ पर सुई चुभाई हो। ध्रुव इस समय निहाल की भेजी एक रिपोर्ट को पढ़ रहा था। उसने हंसते हुए मजाक में कहा, तृप्ति कितनों के दिल पर छुरी चला कर आई हो, कुछ तो तुम्हें भी चुभेगा। उसने देखा कि तृप्ति को मजाक पसंद नहीं आया तो वो थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, आज दिन भर बहुत बिजी रहे हैं, शायद इसलिए कुछ परेशानी हो रही होगी। तृप्ति मुस्कुराई, लेकिन फिर भी उसे अंदर कहीं ना कहीं ये एहसास बेचैन कर रहा था। थोड़ी देर बाद दर्द उसकी बांह तक पहुंच गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ मरोड़ दिया हो। ये दर्द अब गहराई में जा रहा था और तृप्ति का चेहरा हल्का सा बदलने लगा। उसने ध्रुव से फिर कहा, सुनो, मुझे सच में परेशानी हो रही है। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरा हाथ कसकर मरोड़ दिया हो। ये सच में अजीब लग रहा है। कोई गलतफहमी नहीं है। ध्रुव ने अपनी रिपोर्ट को साइड में रखते हुए इस बार थोड़ी फिक्र के साथ कहा, क्या तुम्हें ज्यादा परेशानी हो रही है? मैं किसी डॉक्टर को बुलाऊं? कहीं ये नर्व की वजह से तो नहीं हो रहा है? तृप्ति ने ना के अंदाज में सिर हिलाकर ध्रुव को मना कर दिया। उसे बार बार ध्रुव को डिस्टर्ब करना पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए तृप्ति ने एक पल के लिए आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश की। लेकिन कुछ और ही था जो उसे अनजाने में डराने लगा था। कुछ ही पल बाद उसे फिर से एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसे जले मांस और बालों की बदबू आ रही थी। तृप्ति को बेचैनी हो रही थी, पर उसने ध्रुव से कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें बंद कर चुपचाप लेटी रही। थोड़ी देर बाद तृप्ति को नींद आने ही वाली थी। तृप्ति नींद और जागने के बीच वाली हालत में थी कि तभी अचानक से उसे एक काला बूढ़ा खतरनाक आदमी दिखाई दिया, जिसने तृप्ति के सिर पर हाथ फेरा। उसके छूने के एहसास से तृप्ति झटका मारकर उठ गई। उसने देखा कि अभी भी ध्रुव अपने काम में बिजी था और तृप्ति के इस तरह से चीख कर जागने की वजह से वो उसे ही देख रहा था। तृप्ति डर कर ध्रुव को देख रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी। ध्रुव ने पास आकर पूछा तो तृप्ति ने कहा, ध्रुव, मुझे अब सच में लग रहा है कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। अभी अभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर पर किसी ने हाथ फेरा हो। तृप्ति ने एक हल्की घबराहट के साथ कहा। ध्रुव थोड़ा परेशान था, पर उसने तृप्ति को शांत करते हुए कहा, तृप्ति, हम लोग भारत से दूर नए टाइम जोन में आ गए हैं। यहाँ समय भारत से 2 घंटे पीछे चल रहा है। साथ में हम लोग आज बिजी भी बहुत थे। ये थकान का असर होगा। तुम अभी आराम करो, शायद इससे मदद मिलेगी। तृप्ति ने हाँ में सिर हिलाया
लेकिन अब उसके अंदर बेचैनी बढ़ रही थी। उसके शरीर में अचानक से अनकंफर्टेबल से एहसास उठ रहे थे। तृप्ति को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सब का मतलब क्या समझे और कैसे ध्रुव को बताए कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। ध्रुव ने तृप्ति को गले से लगा लिया और थोड़ी देर ऐसे ही कसकर पकड़े रहा। ध्रुव का ऐसे कसकर पकड़ना उसे कुछ राहत दे रहा था। उसका डर और दर्द कुछ कम होता लग रहा था। तृप्ति ने आंखें बंद कर ली, पर तभी उसे एहसास हुआ जैसे वो काला डरावना इंसान उसके सामने खड़ा होकर कह रहा हो, अब तो मैं तुझे और भी ज्यादा तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तृप्ति डर कर ध्रुव से और जोर से लिपट गई। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। ध्रुव उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। तृप्ति को ध्रुव पर पूरा यकीन था, लेकिन फिर भी उसे ज्यादा डर लग रहा था। मोम्बासा ने अपने काले जादू का खेल रचा था। उसे मालूम नहीं था कि उसके जादू का शिकार शिलुक की जगह तृप्ति बन गई थी। उसका काला जादू अभी शुरुआती चरण में था और वो धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। उधर मोम्बासा के अंधेरे कमरे में एक क्रूर मुस्कान के साथ कोई हंस रहा था। वो जानता था कि जो भी जादू उसने शुरू किया था, अब उसका असर धीरे धीरे तृप्ति तक पहुंचने लगा था। ये रात सच में बहुत बुरी थी। एक तरफ ध्रुव अपना काम छोड़कर तृप्ति को संभाल रहा था, पर कोई था जो इस समय काम पर लगा हुआ था। सारे काम खत्म होने के बाद उसने इब्राहिमोविच को कुछ पेज देते हुए कहा, ये रही सर, ये वो रिपोर्ट है जिसे हम कल सभी रिसर्च मैगजीन और दुनिया भर के न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देंगे। जिसे देख कुछ देर अलटने पलटने के बाद इब्राहिमोविच बोला, अगले दिन दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में एक रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया था। इसमें एक नई बात लिखी हुई थी जो आज तक किसी की नजर में नहीं आई थी। अफ्रीका के पश्चिम में नाइजीरिया और कैमरून के बीच का विवादित इलाका आजकल एक नई वजह से सुर्खियों में है। दुनिया के कुछ जाने माने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स यहाँ रोडियम का विशाल भंडार होने का दावा करते हैं। रोडियम एक कीमती धातु है जिसका इस्तेमाल एनर्जी प्रोडक्शन और कई हाईटेक इंडस्ट्रीज में होता है। ये बहुत रेयर और बेशकीमती है और इसकी बढ़ती मांग इसे दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स बना रही है। इस भंडार की खोज ने वर्ल्ड लेवल पर हलचल मचा दी है और ये जगह दुनिया का पावर हाउस बनेगी। इस इलाके पर नाइजीरिया और कैमरून दोनों देश आज तक दावा करते आए हैं, पर असल में ये कैमरून की जगह है जिस पर नाइजीरिया अपना हक जताता आ रहा है। अब इस इलाके पर सिर्फ अफ्रीकी देशों की नजर नहीं, बल्कि दुनिया भर के बड़े देशों और कंपनीज की भी नजर है। इस आर्टिकल को पूरी दुनिया के सभी न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किया गया था, जिस पर भले ही आम लोगों का ध्यान न गया हो, पर कुछ लोग थे जो ध्यान दे रहे थे। उन लोगों में से एक नाइजीरियन सरकार में बैठे लोग थे और दूसरे थे कैमरून सरकार के लोग। विवाद बहुत पुराना था और आए दिन इसके लिए दोनों देश समझौते करते रहते थे, पर आज तक ये विवाद सुलझ नहीं पाया था। नाइजीरिया सरकार ने इस आर्टिकल पर गहरा गुस्सा जताते हुए बताया कि ये जगह हमेशा से नाइजीरिया की रही है, कैमरून इस पर अपना हक जमा रहा है। कुछ देर बाद एक दूसरा आर्टिकल पब्लिश हुआ और सारी दुनिया के इंटरनेट फीड पर तैरने लगा, जिसमें इस इलाके की जियोग्राफी और इतिहास के साथ बताया गया कि ये जगह कैमरून के पास होनी चाहिए। और ऐसे धीरे धीरे विवाद जन्म लेने लगा। ध्रुव और निहाल या किसी और शख्स का इस पर खास ध्यान नहीं गया था। सभी अपने कामों में बिजी थे। ध्रुव तैयार होकर निकलने ही वाला था। आज उसे अफ्रीका के कुछ देशों के लोगों के साथ लंच पर जाना था। कुछ नए प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखानी थी कि तभी कर्नल का कॉल आया। कर्नल के कॉल को देखकर ध्रुव ने तुरंत फोन उठाया। थोड़ी देर हालचाल जानने के बाद कर्नल ने कहा, ध्रुव, तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि जार कौन हिलाता है, कौन लोगों को आपस में लड़वाता है, तो देख लो शुरुआत कैसे होती है। इसके बाद कर्नल ने ध्रुव को कुछ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स भेजते हुए उसको शॉर्ट में उसके बारे में बताया। ध्रुव को इसमें कुछ खास बात नजर नहीं आ रही थी। वो बस कर्नल के साथ हाँ में हाँ मिला रहा था। कर्नल भी समझ गए कि ध्रुव बात समझ नहीं पा रहा है, तो उन्होंने कहा, ध्रुव, मैंने तुम्हें जो आर्टिकल्स भेजे हैं इन्हें ध्यान से देखो। ये किसी आम रिपोर्ट की तरह नहीं है। इन्हें बहुत होशियारी से लिखा गया है ताकि दो देशों के बीच आग लगाई जा सके। ये लोग रोडियम की लड़ाई के पीछे कुछ और ही खेल खेल रहे हैं। ध्रुव को अब कर्नल की बात समझ में आने लगी। ये लोग अपनी ताकत और कूटनीति का इस्तेमाल करके नाइजीरिया और कैमरून के बीच झगड़ा शुरू करा देंगे और ऐसे में हथियार बेचकर पैसा कमाएंगे। और इस समय इस आर्टिकल को देखकर मुझे लग रहा है कि तुम्हें भी इस झमेले में फंसाना चाहते हैं। ये जान गए हैं कि रोडियम के जरिए तुम्हारा अफ्रीका का सपना साकार हो सकता है। ऐसे में वो तुम्हें दबाने के हर तरीके पर काम कर रहे हैं। कर्नल की बात सुनकर ध्रुव कुछ देर तक सोचने लगा, फिर बोला, तो फिर अब क्या करना चाहिए कर्नल? ये तो मानो खुला चैलेंज है। ध्रुव, ये कोई सीधी टक्कर नहीं है, ये एक जाल है। ये बड़े खिलाड़ी अक्सर चुपचाप वार करते हैं। उनकी कोशिश है कि तुम इनकी चाल को न भांप सको और सीधे इस फंदे में फंस जाओ। ऐसे में तुम्हें हर कदम सावधानी से रखना होगा।
सबसे पहले इन्हें ये दिखाना होगा कि तुम कमजोर नहीं हो। जवाब में ध्रुव ने कर्नल की बात समझते हुए कहा, कर्नल, इन लोगों का मंसूबा समझ में आ रहा है, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि मैं इतनी आसानी से नहीं फंसने वाला। अब इन्हें जवाब देना होगा, वो भी अपनी ही भाषा में। ध्रुव की बात पर कर्नल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो चाहिए ध्रुव, तुम समझ चुके हो, लेकिन याद रखना ये जवाब भी स्मार्ट होना चाहिए ताकि ये खुद ही उलझ जाएं। इन्हें ऐसी चाल में फंसाओ कि इन्हें समझ भी ना आए कि क्या गलती हो रही है। जवाब में ध्रुव ने सख्त अंदाज में कहा, ठीक है कर्नल, अब इन्हें मेरा असली रंग दिखाना होगा। ध्रुव कुछ ज्यादा जोश में लग रहा था तो कर्नल ने उसे फिर से समझाया, बस ये ध्यान रखना कि सीधे टकराने का वक्त अभी नहीं है। पहले अपने इरादों को सामने रखो, ताकत दिखाओ, और जब ये समझ जाएं कि तुम इनके बस में नहीं आने वाले, तभी इनके खुद के हथियार इनके खिलाफ हो जाएंगे। ध्रुव कर्नल की बातों का मतलब अच्छे से समझ रहा था। उसने कर्नल को थैंक्स कहते हुए आगे कहा, थैंक्स कर्नल, आपकी सलाह मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अब इन्हें एक एक करके जवाब मिलेगा, मैं इसे हल्के में नहीं ले सकता। ये जंग मेरे अफ्रीका के सपने की है। इतना कहकर ध्रुव ने फोन काट दिया। अब खेल का मिजाज बदल चुका था। कर्नल से बात खत्म करने के बाद ध्रुव ने तृप्ति की तरफ देखा। तृप्ति रात भर बेचैन रही थी, वो ठीक से सो नहीं पा रही थी। इसके कारण ध्रुव भी अनकंफर्टेबल हो रहा था। तृप्ति अभी भी सो रही थी। ध्रुव उसे हैरानी से एकटक देखे जा रहा था। केवल एक रात में तृप्ति कुछ और ही लगने लगी थी। कल वो जितनी खूबसूरत थी, आज सोते हुए वो बहुत ही अजीब लग रही थी। ध्रुव के ऐसे देखने पर तृप्ति जाग गई। जागते ही तृप्ति ने पूछा, क्या हुआ ध्रुव? किसकी कॉल थी? तुम परेशान क्यों लग रहे हो? ध्रुव तृप्ति को बताना चाह रहा था कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान तृप्ति के लिए रहता है। सब कुछ पहले जैसा होते हुए भी तृप्ति किसी बुढ़िया जैसी लग रही थी। उसका रंग उड़ गया था और उसकी शक्ल में अजीब सी थकान दिखाई दे रही थी, पर वो चाहकर भी तृप्ति से कुछ कह नहीं पाया। ध्रुव ने बस मुस्कुराकर तृप्ति की बात को टालकर कहा, अभी कैसी है तबीयत? तुम ठीक हो? तृप्ति को अभी भी अपने कंधे के पिछले हिस्से में पिन चुभने जैसा दर्द हो रहा था और उसने बात को टालते हुए मुस्कुराकर कहा, ठीक हूँ, मच बेटर। मैं कॉफी बनाऊं तुम्हारे लिए? जवाब में ध्रुव ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, एक बार डॉक्टर से मिल लेते हैं। तृप्ति को भी लग रहा था कि उसे डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। कुछ देर बाद वो दोनों दिन भर का प्लान कर रहे थे। आज उन दोनों को कई जगह जाना था। ध्रुव को कुछ नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने थे, साथ ही कई देशों के रिप्रेजेंटेटिव से मिलना था। इसके अलावा निहाल के साथ मिलकर शेयर बाजार के हंगामे को भी शांत करना था। इस मामले की जांच अभी भी चल रही थी और विल्सन से जुड़े लोग फंस रहे थे। ऐसे में अपने पुराने इन्वेस्टर्स को फिर से उनके पैसे वापस करने के बारे में सोचा जा रहा था। ध्रुव को इस बारे में भी काम करना था और इस समय सबसे बड़ी परेशानी उस न्यूज आर्टिकल और कर्नल की बातों से हो रही थी। इसका मतलब साफ था कि उसके दुश्मन उससे 2 कदम आगे चल रहे थे और इस बात ने ही ध्रुव को परेशान कर रखा था। तभी ध्रुव ने निहाल को फोन लगाया। हेलो निहाल, मुझे कर्नल ने कुछ आर्टिकल्स भेजे हैं, मैंने तुम्हें भेज दिए हैं और मैं चाहता हूं कि हम लोग नाइजीरिया कैमरून के सभी बड़े लोगों से मिलें। मेरे पास उन्हें देने के लिए एक ऑफर है। तुम कोशिश करो कि ये मीटिंग आज ही अरेंज हो जाए और मैं चाहता हूं कि यश को भी यहाँ बुला लो। ध्रुव ने बात शुरू होते ही एक बार में सब कुछ निहाल को बता दिया। ध्रुव बात तो निहाल से कर रहा था, पर उसकी नजर तृप्ति पर थी। तृप्ति का रूप ऐसा था जिसे वो दिन भर देखना चाहता था, पर आज तृप्ति में कुछ तो अलग लग रहा था। सब कुछ पहले जैसा था, फिर भी वो अलग लग रही थी। तभी तृप्ति भी कॉफी बनाकर ध्रुव के पास आई और कॉफी की ट्रे ध्रुव के बगल में रखते हुए उसने ध्रुव को किस किया। ध्रुव को लगा जैसे उसके मुंह से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही हो। उधर निहाल अभी भी बोलता जा रहा था, मैंने नोट कर लिया सर। इसके अलावा मेरे लिए और कोई ऑर्डर है ध्रुव सर? इधर ध्रुव ने तृप्ति से कहा, तुम पहले जाकर ब्रश करो। निहाल ने फोन पर सुना तो हैरान था, ये कैसा ऑर्डर था? निहाल ने हैरानी से कहा, सर। तब ध्रुव को याद आया। उसने तुरंत ही बात बदलते हुए कहा, नहीं निहाल, तुमसे नहीं, एक काम करो, ये सब अरेंज करो, मैं बाद में कॉल करता हूँ। तृप्ति ध्रुव को देखे जा रही थी। ध्रुव जानता था कि तृप्ति सवेरे सवेरे सबसे पहले कॉफी पीती थी, तो ध्रुव ने तृप्ति को समझाते हुए कहा, रात को तुम बीमार थी, सवेरे होते ही कॉफी पीने लगी, इसलिए मैं सोच रहा था कि तुम पहले ब्रश कर लेती। तृप्ति ने ध्रुव की बात काटते हुए कहा, अभी मैं ठीक हूँ। तृप्ति ने कहा, पर दोनों ठीक नहीं थे। तृप्ति को लग रहा था कि उसके कारण ध्रुव कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है। वहीं ध्रुव को लगा कि तृप्ति शायद कुछ ज्यादा ही बीमार है या होने वाली है, क्योंकि इतनी बुरी स्मेल उसने कभी महसूस नहीं की थी। अभी ध्रुव कुछ प्लान ही नहीं बना पाया था कि एक अमेरिकन सोशल मीडिया पेज पर एक शॉर्ट मैसेज पब्लिश हो गया। गिल कंपनी जो पहले से ही एनर्जी प्रोडक्शन में बड़े इन्वेस्टमेंट करती आ रही है, उसने रोडियम के मामले में भी अपनी सोच साफ दिखाई है।
वो सबसे पहले ही अफ्रीका पहुंच चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या गिल कंपनी का असली मकसद अफ्रीका को पावरफुल बनाना है या रोडियम भंडार को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। ये लाइनें बहुत सोच समझ कर लिखी गई थी और लिखने वाले ने एक धुंधली तस्वीर पेश की थी और बाकी सब पढ़ने वालों पर छोड़ दिया था। ऐसे में डिबेट होना लाजमी था। थोड़ी देर में सारी दुनिया में गिल कंपनी के प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में आने लगे थे। लोग गिल कंपनी से जुड़ी नई नई बातें शेयर कर रहे थे, ऐसे बेसिर पैर की बातें जिनके बारे में किसी का कोई लेना देना नहीं था। एक ने तो ये तक लिखा कि गिल कंपनी अपने कंपेटिटर्स पर जादू टोना करती है। इन बातों का भले ही कोई मतलब ना हो, पर लोगों के दिमाग पर एक नेगेटिव इमेज बन रही थी, जिसे निहाल का लड़का यश बहुत ध्यान से देख रहा था। वहीं निहाल इन आर्टिकल्स को पढ़कर हैरान था कि ये कौन लिख रहा था। निहाल ने मैगजीन्स और राइटर्स से जुड़ी रिसर्च शुरू कर दिए थे और जो बातें सामने आई वो ये थी कि सब एक सोची समझी रणनीति के साथ बहुत ही प्लान्ड तरीके से किया जा रहा था। कहीं कोई बहुत ही फुल प्रूफ और खतरनाक प्लान बनाकर बैठा था और उसके तार सारी दुनिया में फैल चुके थे। केवल लोगों के बीच नहीं, राजनीति के टॉप पोस्ट पर बैठे लोगों तक ये तार कनेक्टेड थे। सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल ज्वाइन करें एक्स्ट्रा एपिसोड के लिए, तो दोस्तों मिस मत करना।